नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले GERD के बारे में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, और जिसको हम सिंपली हर्टबर्न भी बोलते हैं, उसके बारे में। तो हर्टबर्न और GERD क्या है, व्हाट इज GERD, GERD कॉजेज, GERD सिम्टम्स, GERD डायग्नोसिस एंड GERD ट्रीटमेंट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, GERD और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, या फिर आप इसको कह सकते हो एसिडिटी सिंपल टर्म्स में, या फिर हम इसको कहते हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज, और इसको हम ये भी कहते हैं कि रिलेटेड टू हर्टबर्न। तो हर्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स डिजीज, GERD और एसिडिटी, ये सारे चीज के बाद सेम ही होता है। और इंडिया में ये बीमारी ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन हैव गॉन थ्रू एसिडिटी इन देयर लाइफ। कभी ना कभी हर एक को कभी ना कभी ये हुआ है, या फिर होगा, या फिर होता रहेगा। तो सालाना अगर बात करें डायग्नोस्ड, एकदम 100% डायग्नोस्ड GERD या फिर एसिड रिफ्लक्स डिजीज की, तो 1 करोड़ लोगों को भारत में ही ये डायग्नोसिस होता है। तो ये एसिड रिफ्लक्स क्या चीज़ है, उसको जानने के लिए एक छोटे सी एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे कि एसिड रिफ्लक्स कैसे होता है और कैसे काम करता है। देखो, यहाँ पर नॉर्मली हम बात करते हैं हमारी बॉडी की हिस्सा अगर बात कर ले, तो यहाँ पर माउथ, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए यहाँ से एक पाइप, आफ्टर खाने के बाद ये पाइप ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, जाके यहाँ पर होता है स्टोमक, यहाँ पर। तो स्टोमक यहाँ पर है, राइट। तो इसी बीच का ही स्ट्रक्चर को हमें स्टडी करना है यहाँ पर। तो हम खाना खाते हैं, खाने के बाद उसको हम स्वालो जब करते हैं, खाना ये पाइप से नीचे स्टोमक तक जाता है। जो पाइप स्टोमक को कनेक्ट करते हैं माउथ के साथ, उसको हम इसोफेगस बोलते हैं, राइट। और फूड पाइप, ये इसोफेगस और फूड पाइप। तो नॉर्मली क्या होता है, इस बीच एक वाल्व और ऐसे एक स्फिंक्टर मसल, जैसे कि डोनट की तरह देखने वाला एक मसल होता है, जो स्टोमक और इसोफेगस, जो लोअर इसोफेगस, ये अपर इसोफेगस, यहाँ से स्टार्ट होता है अपर इसोफेगस, ये एंड होता है लोअर इसोफेगस। तो लोअर इसोफेगस और स्टोमक की जॉइंट के बीच एक ऐसे डोनट शेप मसल होता है, जिसको हम लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं, LES, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर मसल। अब ये लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर मसल में क्या होता है, जब भी ये मसल का क्या रोल होता है, नॉर्मली खाना खाने के बाद वो स्टोमक में आ गया, स्टोमक में एसिड्स तैयार होता है। स्टोमक के अंदर कुछ सेल्स है जो एसिड तैयार करता है, और एसिड चाहिए होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। जो एंजाइम है उसको ठीक ठाक फंक्शन करे, इसको मेंटेन करने के लिए एसिड चाहिए होता है। तो स्टोमक में प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होता है, और उसमें ये एसिड चाहिए होता है। जो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, विदाउट एसिड ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो एसिड इसलिए चाहिए। तो स्टोमक में एसिड है, अब स्टोमक का एसिड ऊपर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो कि आप सो गए, जैसे कि ऐसे खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे ही है सब कुछ। हम अगर सो गए तो मतलब ये देखो, आप ऐसे नॉर्मली हो, ठीक है, ऐसे सो गए, और अगर आपका माथा जो है नीचे चला गया और पैर थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या कहेंगे कि जो एसिड जो स्टोमक में है तो रिवर्स आ जाएगा, खाना जो है रिवर्स आ जाना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। हम अगर उल्टा भी किसी को लटका दे फिर भी खाना या फिर ऐसे ऊपर जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मसल है ना, ये स्फिंक्टर, ये ब्लॉक हो जाता है, क्लोज कर देता है। जब भी खाना अंदर आएगा, ठीक है, आने के बाद इसको क्लोज कर देता है, ताकि रिवर्स फ्लो ऑफ एसिडिक फूड ना हो। जो एसिड है वो रिवर्स होके इसोफेगस में ना जाए। क्योंकि देखो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक जो सेल्स हैं, उस सेल कुछ कंपोनेंट्स ऐसे रिलीज करते हैं जिससे कि खुद को वो एसिड से प्रोटेक्ट करके रख सकता है। उसके अलावा एसोफेगस में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मुंह के अंदर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं। इसीलिए अगर आप जितना एसिड हमारे स्टोमक में है उससे कम एसिडिक कंटेंट भी मुंह में दे या फिर एसोफेगस में, तो वो जल के राख हो जाएगा। फिर भी स्टोमक में इतना एसिड होने के साथ भी बावजूद भी हम जिंदा है, बिल्कुल सब काम नॉर्मली कर सकते हैं, क्योंकि स्टोमक की जो सेल्स हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोटिंग भी वही तैयार करता है, जो इसोफेगस में नहीं है। तो अभी क्या होगा, किसी इंसान को अगर वो स्फिंक्टर में प्रॉब्लम हो, जो स्फिंक्टर यहाँ पर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, वहां पे अगर प्रॉब्लम हो, स्फिंक्टर ठीक से काम ना करे, वो खुला के खुला रह जाए खाने के बाद, तब क्या होगा, एसिड ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा और वो एसिड ऊपर आ जाएगा, मतलब इसोफेगस में आ जाएगा। जब भी वो एसिड इसोफेगस में आ जाएगा, तब क्या होगा, इसोफेगस में जलन होगा, क्योंकि इसोफेगस के सेल्स में वो प्रोटेक्टिंग लेयर और कोटिंग नहीं है, तो वहां पर जलन होगा। जलन मतलब यहाँ पे जलन, और जलन यहाँ से स्टार्ट होता है चेस्ट में से, तो इसको हर्ट बर्न भी बोलते हैं। जैसे कि हर्ट बर्न हो गया, तो इसे हर्ट बर्न भी बोलते हैं, या फिर रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, और एसिड रिफ्लक्स। तो एसिड रिफ्लक्स करके रिवर्स आ रहा है, ऊपर खाने की जो पाइप है, जो इसोफेगस है, वहां पर आ रहा है, और उसमें ज्यादा एसिड आने पर तो उस सेल का डैमेज भी हो जाएगा, अल्सर भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, और एसिड रिफ्लक्स की कॉज क्या है। मैंने आपको बताया कि जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, उसको ठीक ठाक काम ना कर पाना इसकी एक डिजीज की रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जाना गया है कि नॉर्मली विथ ओबेसिटी,
किसी इंसान में ये चांसेस ज़्यादा रहता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर कोई खाना खाने के बाद तुरंत जाके लेट जाए तो उन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर आप कोई एसिडिक फूड ज़्यादा खा रहे हो तब भी ये आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कारण हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ को और एसिड रिफ्लक्स की। तो कुछ कुछ खाना जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जैसे कि कोई साइट्रस फ्रूट हो गया, जैसे कि नींबू जैसा कोई भी फ्रूट हो गया, वो स्मोकिंग से भी ये बढ़ सकता है। अल्कोहल जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स है और जीआरडी है उसको बढ़ा सकता है, अल्कोहल एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकता है। तो ये सारे खाने की जो वेरिएंट्स है, पीने की वेरिएंट्स है, उससे भी आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ डिजीज़ में हो सकता है जिसको हियरटल हार्निया बोलते हैं, उसके कारण भी ये जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो काम करना ठीक से बंद कर देगा, उसके कारण भी आपको जो है एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स या फिर जीआरडी सिम्टम्स के बारे में। एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? देखो, नॉर्मली वो हर्ट बर्न, मतलब आपको चेस्ट के एरिया में ऐसे जलन सा फील होना, या फिर ऐसे एसिड ऊपर कंटेंट आ गया इसोफेगस में तो आपको खांसी हो सकता है उसके साथ साथ। तो खाने के तुरंत बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि कुछ ऐसा जलन सा हो रहा है चेस्ट के आसपास, या फिर ये पूरा विंड पाइप में जलन सा हो रहा है, खांसी हो रहा है, और ऐसे एक वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है, राइट, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, राइट। और ज़्यादातर केस में अगर खाने के साथ साथ अगर आप बहुत सारे ज़्यादा खाना एक साथ खा लिए और तब भी जाके आप पानी पी लिए उसके साथ साथ, और ज़्यादा अमाउंट में खा लिया, स्टोमक भर चुका है, वो प्रेशर देगा रिवर्स स्फिंक्टर में, तो जाके ये एसिड रिफ्लक्स बन सकता है। खाना खाने के साथ साथ अगर आप सोने चले जाओ और खुद को ऐसे लेटा दो, और अगर आपकी जो सर है वो सिर आपको एलिवेटेड ना रहे, नॉर्मली हम बालिश लेके क्यों, तकिया लेके क्यों सोते हैं, देखो ऐसे सोते हैं ना स्लैंटिंग पोजीशन पे, तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस कम होता है। मगर अब अगर आप पूरा फ्लैट सोओगे तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाएगा। और खाना खाने के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करें या फिर बहुत ज़्यादा दूर चल फिरे या फिर दौड़े, तब भी जाके एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। सो दीज आर ऑल कॉजेज। और सिम्टम्स के बाद में तो यही है कि आपको ऐसे फीलिंग होगा जलन जैसा, उसके साथ खांसी होगा, उसके साथ वॉमिटिंग हो सकता है, उसके नौशिया टेंडेंसीज रहेगा, और ऐसा लगेगा आप खाने के साथ साथ कुछ बाहर आने की कोशिश हो रहा है, ऐसे कुछ लम्प जैसा गले में फील हो रहा है, खरोश जैसा फील हो रहा है। हो सकता है कि ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, अगर बहुत दिन से आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जो क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है, उसके वजह से सेल्स में डैमेज हो जाए, अल्सर हो जाए, उसके कारण यहाँ पर सूजन हो जाए और स्वेलिंग हो जाए अंदर इसोफेगस में अगर स्वेलिंग हो गया तो उसमें आप खाना खाने के टाइम पे जब स्वालो करोगे ऐसे, तब पेन होगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर हो सकता है। जलन महसूस होना सबसे कॉमन इसका साइड इफेक्ट और सिम्टम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जीआरडी ट्रीटमेंट से पहले जीआरडी डायग्नोसिस या फिर एसिड रिफ्लक्स डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो एसिड रिफ्लक्स को डायग्नोस बहुत आसानी से कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर आपके जनरल फिजिशियन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स से बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सो एसिडिटी जो जिस लोगों में है, सिम्टम से बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और विदाउट, अगर आपको सिम्टम के बाहर भी जाके 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, या फिर पेशेंट्स बोल रहे हैं कि खाना खाने के वक्त भी उनको लग रहा है या फिर ऐसा कुछ लम्प जैसा महसूस हो रहा है अंदर, तब जाके एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। और एंडोस्कोपी में क्या होगा, एक कैमरा विथ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब मुंह से टोटल इसोफेगस से अंदर स्टोमक तक लिया जाएगा और पिक्चर लिया जाएगा स्टोमक की दीवार का, क्या पिक्चर है, इसोफेगस का दीवार ठीक है या नहीं, सेल्स ठीक है या नहीं, या फिर एसिड से कोई डैमेज हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ रियल टाइम में हम विजुअलाइज कर पाएंगे। उसका पिक्चर लेके आपको दिया जाएगा एज ए रिपोर्ट। और अगर कहीं पे ऐसा अल्सर हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है, वहां से टिश्यू लेकर बायोप्सी भी किया जाएगा, देखना पड़ेगा कि टिश्यू क्या है, ठीक ठाक से वो काम कर रहा है या नहीं, या फिर एसिड प्रोडक्शन आपके स्टोमक में ज्यादा हो रहा है नहीं, सारी चीजें पता चल जाएगा। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर जीआरडी या फिर एसिड रिफ्लक्स। मगर ज्यादातर केसेस में ये सेल्फ डायग्नोजेबल है, डॉक्टर देख के पता कर लेंगे और आपको मेडिकेशन दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अभी बात कर लेते हैं कि एसिड रिफ्लक्स ट्रीटमेंट क्या है। जीआरडी ट्रीटमेंट, एसिड रिफ्लक्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो देखो, अगर ये सिंपल सा एसिड रिफ्लक्स है जो लोगों को होता है, एसिडिटी टाइम टू टाइम, खाने के टाइम चेंजेस की वजह से ज़्यादा खा लिया, सोने की जो स्लैंटिंग पोजीशन चाहिए आपको सोना है वैसे नहीं सोए, तो खाने के बाद आप कोई एक्सरसाइज की, ये सारी चीज़ों की वजह से अगर हो रहा है तो इन चीज़ों को हटाने पर ही आप ठीक हो जाओगे, राइट। एंड इट्स नॉट अ क्रॉनिक कंडीशन, मतलब आपको 1 या 2 दिन हो रहा है, आप ठीक कर दो तो ठीक हो जाओगे। मगर आपको ये क्रॉनिक कंडीशन आ गया है तो आपको मेडिकेशंस लेना है, और देयर आर प्लेंटी ऑफ मेडिकेशन, बहुत सारे मेडिकेशंस है, ओवर द काउंटर ड्रग्स ही लोग लेते हैं क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी। तो इसमें पहली जो मेडिकेशन वो तो है एंटासिड्स। तो एंटासिड ओवर द काउंटर मिलता है, आप ले लो। एंटासिड लेना है, मतलब जो एसिड की प्रोडक्शन है उसको रोकना है आपको। तो बेसिकली देयर आर एक तो होता है ऐसा कंपोनेंट जो आपके एसोफेगस में कोटिंग बना दे। खाने से पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले आपको खाना है, जैसे कि सुक्राल्फेट सोल्यूशन हो गया, जो आपकी जो
एसोफेगस से उसकी दीवार में कोटिंग बना देता है ताकि जो एसिड अगर आए भी तो सेल को डैमेज ना कर पाए, अल्सर ना कॉज कर पाए। दूसरी तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो एसिड ब्लॉकर्स, मतलब स्टोमक में जो एसिड तैयार हो रहा है ज्यादा मात्रा में अगर तैयार हो रहा है तो अच्छा नहीं है, तो उसको ब्लॉक करना है, जिसको हम दोनों तरीके का मेडिसिन यूज करते हैं। एक तो H2 प्रोटॉन ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, और एक होता है प्रोटॉन पंप ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और PPI और H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर यूज करके हम क्या करते हैं, स्टोमक में एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और स्टोमक में एसिड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ पंप्स रहते हैं जिसको प्रोटॉन पंप बोलते हैं, जो एसिडिटी बढ़ाता है स्टोमक सेल्स के अंदर। तो प्रोटॉन पंप को हम इनहिबिट करेंगे, मतलब स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। उसके लिए भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कुछ मेडिकेशन है जो जाके प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा। तो ये सारे मेडिकेशंस को एंटासिड के तौर पे हम यूज करते हैं, एसोमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल, ऑल दिस अलग अलग है। तो ये प्रोटॉन पंप ब्लॉकर और H2 ब्लॉकर्स का यूज बहुत कॉमन है इंडिया में। लोग तो दिन ब दिन खाते रहते हैं, और बेसिकली वो भी खा लिया, उसके बाद खाना का भी खा लिया। तो ये मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो ड्रग्स है इसका ट्रीटमेंट से तो आप ठीक रह जाओगे, ठीक हो जाओगे, मगर क्रॉनिक अगर ये बन गया तो आपको जाके बाद में अल्सर हो सकता है। और अगर अल्सर हो गया, हेलिकोबैक्टर पिलोरी मीडिएटेड इन्फेक्शन हो गया, तब जाके ये बीमारी डेंजरस हो जाएगा। उसको कम करने के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, राइट। तो तब आपका खाने का रिस्ट्रिक्शंस हो गया। तो आप फूडी हो, खाना पसंद करते हो, तो आपको कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है। एक तो बात है खाना खाने वक्त छोटे छोटे मील्स ले मल्टीपल टाइम्स, एक बार बहुत ज़्यादा खाना खाना अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है। सेकेंड थिंग है, खाना खाने के साथ साथ आपको जो है एक्सरसाइज या फिर चलना फिरना दौड़ना नहीं करना है। आप थोड़ा देर, आधे घंटे 1 घंटे के लिए रेस्ट लेना है। थर्ड थिंग, रेस्ट लेना मतलब आप ऐसे सो मत जाना पूरा लेट के। आपका जो हेड है, पोजीशन ऑफ सर, उसको एक स्लैंटिंग पोजीशन पे रखना है ताकि एसिड रिफ्लक्स होके ऊपर ना जाए, इसोफेगस में ना आए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, और कोई भी खाना जिससे आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, जिससे आपको GERD होता है और हर्ट बर्न हो रहा है, उस खाने को आपको रिड्यूस रखना है। जैसे कि चॉकलेट हो गया, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि कुछ कुछ खाना जैसे साइट्रस फूड हो गया, फ्रूट जूस वगैरह हो गया। तो उसको आपको देखना है कि हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें फूड ट्रिगर कर सकता है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी खाना खाने के बाद आपका एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है, तो वो खाना आप मत खाओ। हो सकता है कि कोई पेपर खाए तो उसके साथ साथ वो जलन वो फील होना, पेपर तो पेपर मत लो, ब्लैक पेपर, तो ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें से ये होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आपको खुद को कंट्रोल करना है। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करोगे ना, तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली कम मेडिसिन यूज़ करके, खुद लाइफस्टाइल को एडजस्ट करके खुद को GERD से बाहर ला सकते हो, एसिड रिफ्लक्स से बाहर ला सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड रिफ्लक्स डिजीज सिम्टम्स, एसिड रिफ्लक्स डिजीज डायग्नोसिस, एसिड रिफ्लक्स डिजीज रिस्क फैक्टर एंड एसिड रिफ्लक्स डिजीज ट्रीटमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल पर ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।